हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इंटरनेट और ई कॉमर्स के पेपर के बारे में। दोस्तों ये पेपर जो है आपको DCA सेकंड सेम में है और इसकी यूनिट नंबर सेकंड को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप उसको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखें। उसके मैंने 3 पार्ट बनाए हुए हैं, वो तीनों पार्ट मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देखें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब हम यूनिट नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर सेकंड को में जो टॉपिक्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वह इंटरनेट और ई कॉमर्स दिया हुआ है, आपको एप्लीकेशंस दिए हैं इंटरनेट की, ये एप्लीकेशंस में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसके बाद फिर वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, विकीपीडिया क्या होता है, कैसे न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करते हैं ऑनलाइन, कैसे गूगल इनपुट टूल से टाइप करते हैं, कैसे गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं, कैसे गूगल ऐप्स को यूज़ करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे करते हैं, पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, गैस रिफिलिंग को ऑनलाइन बुक कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में हैं। दोस्तों वैसे तो अभी सबके हाथ में मोबाइल है और सभी जितना ये दिया हुआ है यहाँ पे सभी आप लोग ऑनलाइन कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करके बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ मैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। अब दोस्तों एप्लीकेशंस का मतलब होता है उपयोगिता, इंटरनेट की उपयोगिता क्या है। तो दोस्तों एप्लीकेशंस क्या क्या है, आजकल एंटरटेनमेंट में एप्लीकेशंस का यूज़ हो रहा है। आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, ड्रामास देख सकते हो, और ये कॉमन सोर्स है एंटरटेनमेंट का। इसके अलावा सेकंड जो उसका एप्लीकेशन है वो है कीप इन्फॉर्म्ड। आप इंटरनेट जो है सोर्स ऑफ न्यूज़ है, मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप आसानी से नेट पे सर्च कर सकते हो। तो ये कीप इन्फॉर्म जो है ये सेकंड एप्लीकेशन है इंटरनेट की। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग, आप घर बैठे ही इंटरनेट के द्वारा शॉपिंग कर सकते हो। ये शॉपिंग ऐप्स आपके अमेज़ॉन होते हैं, फ्लिपकार्ट होता है, इसके अलावा स्नैपडील होता है, कुछ शॉपिंग आपके पोर्टल्स हैं, इनसे आप आसानी से घर बैठ के शॉपिंग कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा जो है ऑनलाइन पेमेंट इसका चौथा एप्लीकेशन है। ऑनलाइन पेमेंट मतलब जैसे आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग, आप अपने घर पे बैठ के रेलवे से, एयरवेज के टिकट, बस के टिकट आसानी से इससे बुक कर सकते हो। ये इसका 5वां एप्लीकेशन है। इसके अलावा है कम्युनिकेशन ओवरसीज़। पहले क्या होता है दोस्तों, टेलीफोन लगा के ट्रंक कॉल करना पड़ता था, लेकिन अब इंटरनेट के ज़माने में आपको ट्रंक कॉल, टेलीफोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब कुछ आप कम्युनिकेशन जो है ओवरसीज़, मतलब कि आप दूसरे देश में भी अगर आपको बात करनी हो तो आप आसानी से इंटरनेट के माध्यम से बात कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ एप्लीकेशंस थे इंटरनेट के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र्स क्या हैं? वेब ब्राउज़र्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम पर रहते हैं, और दोस्तों स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके द्वारा आप इंटरनेट का यूज़ अपने सिस्टम पे कर पाते हैं, या वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ आप अपने सिस्टम पे कर पाते हैं। दोस्तों ब्राउज़र्स के अंदर आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे आपने www.yahoo.com टाइप किया या gmail.com टाइप किया या फिर कोई भी और अन्य वेबसाइट आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट को वो IP एड्रेस में कन्वर्ट करके वेब सर्वर पे जाके उस वेब सर्वर जो रिस्पॉन्ड जनरेट करता है, उस रिस्पॉन्ड को आप अपने सिस्टम पर देख पाते हैं वेब ब्राउज़र के द्वारा। दोस्तों वेब ब्राउज़र एक कॉमन सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारी कंपनियों का आता है, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ये सभी जो हैं डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स हैं, और सभी में कॉमन एक एड्रेस बार होती है जिसमें आप अपना एड्रेस डालते हो, जिस एड्रेस पे आपको जाना है। एक सर्च बार होती है जिसके अंदर आप अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हो। डिफरेंट टैब्स होते हैं जिन टैब्स के अंतर्गत आप अपने डेटा को वहाँ पर ओपन करा सकते हो। डिफरेंट वेबसाइट्स एक ही वेब ब्राउज़र पर आप अपना खोल सकते हो। इसका मेन काम होता है वेब पेज को आपके सिस्टम पे डिस्प्ले करवाना, और वेब पेज में कुछ भी कंटेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपका कंटेंट वीडियो में हो सकता है, आपका कंटेंट इमेज में हो सकता है, आपका कंटेंट टेक्स्ट में हो सकता है, और ये सभी कंटेंट को आपके सिस्टम पे ओपन करने का काम जो है वेब ब्राउज़र का रहता है। अगर वेब ब्राउज़र
आपके सिस्टम पे नहीं होगा तो आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, छोटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था वेब ब्राउज़र का, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और डिफरेंट टाइप के वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया। ये सभी वेब ब्राउज़र्स जो हैं इंटरनेट को आपके सिस्टम पे एक्सप्लोर कराते हैं। दोस्तों इनका जो मेन काम होता है, जो मेन काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वेब कंटेंट को आपके सिस्टम पे खोल सकते हैं, उनको डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, उन कंटेंट को आप अपने प्रिंट आउट से इन वेब ब्राउज़र की हेल्प से आप प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई वेब पेज किसी कंटेंट के बारे में डिमांड करता है या कुछ आपको अपलोड यहाँ से करना है तो वो अपलोडिंग भी इन वेब ब्राउज़र के द्वारा ही हो जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आते हैं सर्च इंजन्स के ऊपर। अब तो सर्च इंजन्स क्या होते हैं, आपने भी सर्च किया होगा गूगल पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी। तो सर्च इंजन्स दोस्तों एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, और ये सर्चिंग होती है कीवर्ड्स और फ्रेजेस के अकॉर्डिंग। आपको कुछ सर्च करना है तो हम इन सर्च इंजन्स की हेल्प लेते हो, और सर्च इंजन विद इन मिली सेकेंड्स में आपको मिलियन और मिलियन वेबसाइट्स आपके सामने शो करा देता है जिसमें वो कंटेंट अवेलेबल है। अब दोस्तों ये सर्च इंजन एक्चुअली काम कैसे करता है, तो दोस्तों ये सर्च इंजन है एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है। इसमें जो मेन होता है वो 3 चीज़ें होती हैं, वेब क्रॉलिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है और रैंकिंग होती है। अब दोस्तों ये तीनों ही जो सॉफ्टवेयर हैं ये तीनों जो प्रोसेस हैं, ये तीनों जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, तीनों जो प्रोसेस हैं वो सर्च इंजन के एल्गोरिथम में लगते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं क्रॉलिंग के बारे में। दोस्तों क्रॉलिंग क्या होती है, जब भी कोई नया वेब पेज डिस्कवर होता है किसके द्वारा, सर्च इंजन के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा, तो उसके कंटेंट को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, और उसके कंटेंट को स्कैन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और कंटेंट को प्रोसेस करने के बाद उसको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब ये फर्दर प्रोसेस क्या होता है, ये फर्दर प्रोसेस होता है इंडेक्सिंग। एक बार पेज क्रॉल हो गया, पेज मिल गया, उसके अंदर जो कंटेंट लिखे हैं वो स्कैन हो गए, तो उसकी इंडेक्सिंग की जाती है कि वो कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम पेज को। जैसे मान लीजिए किसी कंटेंट में इंडिया के बारे में कुछ जानकारी या किसी एक शहर के बारे में जानकारी है, तो उसकी इंडेक्सिंग, उस पेज की इंडेक्सिंग 4-5 जगह होगी, जहाँ पर जैसे किसी कंट्री के बारे में कुछ मांगा है तो वहाँ पे अगर उसने कंट्री का इंडेक्स बनाया तो कंट्री के इंडेक्स में उस पेज को रख दिया जाएगा। किसी सिटी के बारे में कुछ मांगा है, उसका अगर इंडेक्स जो है किसी सिटी के बारे में तो उस सिटी इंडेक्स के अंदर उस पेज को रख दिया जाएगा। इस तरह से डिफरेंट जगह पे उस पेज को स्टोर कर दिया जाता है, उस पेज के एड्रेस को स्टोर कर दिया जाता है। अब उसके बाद होता है रैंकिंग। अब दोस्तों रैंकिंग होती है, रैंकिंग के लिए भी उनका एक एल्गोरिथम चलता है, उस पेज को रैंक किया जाता है कि इस पेज में कितना कंटेंट अवेलेबल है और ये कंटेंट काम का है या कंटेंट उससे रिलेटेड है कि नहीं है। इस तरह से पेजेस को रैंक किया जाता है, और जब आप अपने सर्च इंजन पे उसको सर्च करते हो तो जो पहली रैंक वाला पेज है वो सबसे पहले आपके सामने ओपन किया जाता है, वो सेकंड रैंक वाला पेज उसके सेकंड पेज में। इस तरह से जितने भी उसके पास रैंकिंग पेजेस अवेलेबल होते हैं वो सारे रैंकिंग पेजेस आपके सामने में स्टोर कर देता है, आपके सामने डिस्प्ले करा देता है, स्टोर कर नहीं करता है, डिस्प्ले करा देता है। तो इस तरह से पूरा आपका सर्च इंजन काम करता है। तो मेन जो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं सर्च इंजन के वो हैं क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। इन 3 के आधार पे पूरा सर्च इंजन काम करता है। और दोस्तों ये पूरा जितना भी प्रोसेस है, ये पूरा जितना भी सर्च प्रोसेस है, ये पूरा जो एक एल्गोरिथम के द्वारा होता है। उस एल्गोरिथम में सब एल्गोरिथम होते हैं जो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग को परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों सर्च इंजन भी बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं कि गूगल ही हो, गूगल के अलावा बिंग है, एओएल है, याहू है, ये सभी आस्क है, ये सभी हमारे सर्च इंजन हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल के अलावा आस्क पे या बिंग पे और याहू सर्च पे भी अपने कंटेंट को सर्च करके देखें, आपको रिजल्ट कुछ और मिल सकता है। दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग की मैंने एक छोटा सा डायग्राम को द्वारा समझाया हुआ है आपको। जैसे कि यहाँ पे क्रॉलिंग का मतलब होता है कि वेब पेजेस को सर्च करना, वेब पेजेस को डिस्कवर करना। एक बार वेब पेज डिस्कवर हो गया तो उस पेज की इंडेक्सिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। जैसे ये वाला पेज है ऑरेंज वाला, तो ये ऑरेंज वाला इंडेक्सिंग, इसकी इंडेक्सिंग यहाँ पर हो गई। ये ब्लू वाला पेज है, इसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे हो गई। एक बार पेजेस की इंडेक्सिंग होती है, फिर इन पेजेस को पर्टिकुलर जिसकी इंडेक्सिंग हुई उन पेजेस को रैंक किया जाता है। रैंकिंग के अंदर निकाला जाता है कि उसकी यूजिबिलिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें निकाल के उनको रैंक कर दिया जाता है। जब आप सर्च करते हो तो एल्गोरिथम जो पहला पेज है उस पेज को आपके सामने डिस्प्ले करता है, उसको
जिस पेज की रैंक नंबर 1 होती है उस पेज को आपके सामने डिस्प्ले करता है। रैंक जो जिस पेज की रैंक नंबर 2 होती है उसको डिस्प्ले करता है। इस तरीके से आपके पूरे सर्च इंजन काम करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सर्च इंजन समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ विकिपीडिया के बारे में। दोस्तों विकिपीडिया एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है यहाँ पे आप जो भी कंटेंट सर्च करेंगे वो कंटेंट आपके लिए यहाँ पे फ्री है, और कंटेंट बहुत सारी क्वांटिटी में है। बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। जिस भी टॉपिक पे आप सर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो टॉपिक टेक्निकल हो चाहे वो सोशल हो। जो भी टॉपिक आप चाहें वो टॉपिक आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों विकिपीडिया जो है एक फ्री कंटेंट इंसाइक्लोपीडिया है, और ये मल्टी लैंग्वेज में है। मतलब आप जिस लैंग्वेज में सर्च करना चाहें उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों इस कंटेंट को लिखने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक वॉलंटियर्स की कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी दिन रात विकिपीडिया के कंटेंट को अपडेट करती रहती है, उस पर काम करती रहती है, और इनको जो है हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स भी बोलते हैं। ये एडिटर्स जो हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं। कभी कभी इनको विकिपीडियंस भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि विकिपीडिया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 को लॉन्च किया गया था, और अभी हाल फिलहाल करंट की सिचुएशन में ये 325 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। और दोस्तों जो इसके एडिटर्स हैं वो 3,07,576 एडिटर्स हैं, ये मेरा वीडियो बनाने तक। और दोस्तों इसके 99 करोड़ यूज़र्स हैं। ये भी यूज़र्स अभी हैं, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद हो सकता है 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ हो जाए। दोस्तों इसको जो है जिम्मी वेल्स और लैरी सैंगर ने इसको क्रिएट किया था। तो दोस्तों ये पूरा जो विकिपीडिया है ये फ्री कंटेंट इंसाइक्लोपीडिया है, और आप इसमें अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आपको विकिपीडिया जो मिलेगा वो मिलेगा wikipedia.org पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गूगल पे जाकर wikipedia.org डालकर अपने विकिपीडिया को ओपन कर सकते हैं। जो कंटेंट आपको सर्च करना हो उस कंटेंट को आप यहाँ पर सर्च बार में लिखकर सर्च कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लैंग्वेज जो इंग्लिश रहती है, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी तो आपके सामने दिया ही हुआ है, तो आप अभी इंग्लिश और हिंदी में तो सर्च कर ही सकते हैं। बाकी आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पे इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि जिस लैंग्वेज पे आप सर्च करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको विकिपीडिया समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं कि हम किस तरह से न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करने के लिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे भास्कर का एग्जांपल दिया हुआ है, वैसे यहाँ पत्रिका भी ले सकते हैं अपन, नव दुनिया भी ले सकते हैं, दैनिक जागरण भी ले सकते हैं। जो भी अखबार आप चाहें वो गूगल पे सर्च मार के इसको ओपन कर सकते हैं। अब ये भास्कर के अंदर देखिए यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। तो जिस भी प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश पे आप क्लिक करके वहाँ की सिटी पे जाकर आप अपने न्यूज़पेपर को यहाँ से रीड कर सकते हैं। दोस्तों न्यूज़पेपर रीड करने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो कुछ अखबारों में, कुछ न्यूज़पेपर्स में सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है, कुछ न्यूज़पेपर में सब्सक्राइब करने की जो फ़ीस है ये कम है, 0 है, और कुछ न्यूज़पेपर में ये शायद 150 पर मंथ के हिसाब से। तो आपको देखना पड़ेगा आप कौन से पेपर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसकी फ़ीस क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब आते हैं गूगल इनपुट टूल के ऊपर। दोस्तों गूगल इनपुट टूल क्या है? एक इनपुट मेथड है। एक इनपुट मेथड है जिसमें हम अभी, जब तक मैं ये स्लाइड बना रहा था, जब तक इसमें 22 लैंग्वेजेस सपोर्टेड थी। मतलब आप अपना कंटेंट अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको हिंदी में, मलयाली में, बंगाली में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और दोस्तों ये जो है गूगल इनपुट IME के नाम से जाना जाता है, गूगल मेथड एडिटर इसको हम लोग बोलते हैं। और हम जो अपनी भाषा में, जो बोलचाल वाली भाषा में, उसको गूगल इनपुट टूल बोलते हैं। ठीक है। इसको नेट पर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन आप इसको google.com से इनपुट टूल्स के नाम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको जिस तरह का कंटेंट वहाँ पे दिखेगा। इसके बाद अगर आपको अपना जो भी टाइप करना है तो वहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा, और जिस भी भाषा में आपको कन्वर्ट करना है या टाइप करना है
उसकी लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी टाइप किया हुआ है, तो देखिए बोर्ड पे से कीबोर्ड पे मैंने कैसे टाइप किया, KAISE कैसे, तो वो यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा था वो ये था, तो ये कैसे आपका यहाँ पे वो टाइप कर देगा। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में टाइप होगा। तो इस तरीके से ये गूगल इनपुट टूल काम करता है। हिंदी के अलावा आप इसमें बंगाली, मलयालम और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं, तो आप किसी में भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे बहुत सारी दी हुई है, चाइनीज़, कोरियन, ये 22 जो लैंग्वेजेस, जो इंडियन लैंग्वेजेस की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है 22 इंडियन लैंग्वेजेस में अपना कंटेंट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। बहुत अच्छा टूल है ये। और ये हम अगर हिंदी टाइपिंग हमको नहीं आती है तो हम गूगल इनपुट टूल से लेकर उसको टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं गूगल मैप्स के ऊपर। अब दोस्तों वैसे तो गूगल मैप्स का आपने सभी में फ़ोन में यूज़ किया होगा, आप चाहें तो इसको लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे आप यहाँ पर जिस लोकेशन पे आपको जाना है उस लोकेशन का आप यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हैं, तो उसका मैप आपको यहाँ पे सामने खुल जाएगा। मैप के अलावा उसकी ट्रैफिक की कंडीशंस कैसी हैं वो यहाँ पे खुल जाएगा। इसके अलावा अगर सैटेलाइट व्यू करना चाहते हैं तो सैटेलाइट व्यू से आप यहाँ पे सैटेलाइट व्यू से आप अपना एरिया को सर्च भी कर पाएंगे। इसके अलावा आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स कहाँ पर हैं, होटल्स कहाँ पर हैं, आपका पेट्रोल पंप कहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे आपके गूगल मैप से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, वैसे तो आपने ट्राई किया ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करें। बहुत अच्छा टूल है। कहीं आप जाते हैं तो उसको आप पहले सर्च करके रखें कि आपको कहाँ पे जाना है। और दोस्तों जहाँ पे भी आप रहते हो, जो आपकी करंट लोकेशन रहती है, अगर आपकी करंट लोकेशन ऑन है तो ये ऐसा डॉट यहाँ पे वो शो कर देता है। तो अभी मेरी करंट लोकेशन यहाँ पे चौक बाज़ार थी, तो ये यहाँ पे ये ऑन हो गया है लोकेशन। ठीक है, भोपाल में चौक बाज़ार मेरी लोकेशन थी, तो यहाँ पे ये ऑन हो गया है और ये मेरा लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे जहाँ पे भी ट्रैवल करना होगा वो मेरी लोकेशन से जहाँ मुझे ट्रैवल करना होगा वो यहाँ पे बता देगा। और वो ये भी बताता है कि आपको कितना ट्रैवल करना है, कितने किलोमीटर जाना है, वहाँ की ट्रैफिक कंडीशंस क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये इसका सैटेलाइट व्यू है। ये सैटेलाइट व्यू पूरा बता रहा है कहाँ पे रोड्स हैं, कहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है, कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ पे आपका तालाब है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सैटेलाइट व्यू से बता रहा है। ये आपका सैटेलाइट व्यू हो गया गूगल मैप का। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे होती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो रेल टिकट्स होती हैं उसको बुक करने के लिए आपको irtc.co.in पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाकर आप चाहें तो सबसे पहले अपना मतलब टिकट बुकिंग जब ही हो सकती है जब आप इस पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लें। लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद ही आप यहाँ पे रेल टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको देखना है कि ट्रेन की पोजीशंस क्या हैं, टिकट कितने अवेलेबल हैं, कहाँ से कहाँ पे जाने पर कौन कौन सी ट्रेन्स अवेलेबल हैं, तो वो आप इसकी साइट पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है अपना जो सोर्स लोकेशन है वो डालेंगे, कहाँ पर जाना है वो यहाँ पे डालेंगे, आपको जो जिस डेट पे जाना है उस डेट पे डालेंगे, जिस क्लास में आपको ट्रैवल करना है उस क्लास पे आप डालेंगे, वो सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे भोपाल से न्यू दिल्ली डाला हुआ है, तो उसने मुझे बताया है कि इस डेट में 25 नवंबर को यहाँ पे वेटिंग 3 थी और यहाँ पे AC सेकंड AC में जो है अवेलेबिलिटी नहीं है। गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा तो मैं उसकी अवेलेबिलिटी मुझे पता पड़ जाएगी। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप अदर डेट्स में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले आप अपनी ट्रेन वगैरह सर्च कर लीजिए, फिर आपको लगता है ट्रेन बुक करानी है तो आप यहाँ पे बुक पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड का डिमांड करेगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड अवेलेबल है तो आप लॉगिन करके उसको बुक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये रजिस्टर पे जाकर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से आप रेल टिकट्स बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक एजेंट के पास जाते हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, सब कुछ ऑनलाइन है, आप आसानी से ट्रेन की टिकट्स यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं।
अब आते हैं एयर टिकट बुकिंग के ऊपर। अगर आपको फ़्लाइट की टिकट बुक करनी हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे flipkart.com हो गया, via.com हो गया, मेकमाईट्रिप.com हो गया, travellook.com हो गया। इंडियन रेलवे से भी आपके एयर टिकट बुक हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने फ़्लिपकार्ट का लिया हुआ है। आप फ़्लिपकार्ट पे देखिए, आप फ़्लिपकार्ट पे ट्रैवल पे जाएंगे तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको कब ट्रैवल करना है, नवंबर में ट्रैवल करना है, दिसंबर में ट्रैवल करना है, और यहाँ पे जो उसका रेंट है, जो उसका किराया है, जो उसका फेयर है वो कितना है। तो यहाँ पे वो पूरे फेयर्स बता रहा है, ठीक है। हर डेट का फेयर यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। आपको जिस डेट को जाना है वो आप इसको सर्च करेंगे तो पूरी फ़्लाइट्स की आ जाएगी, बुकिंग आ जाएगी आपके सामने, टाइमिंग वगैरह आ जाएगा, और वहाँ से आप इस पर बुक करके आप अपने फ़्लाइट की टिकट्स को बुक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर लॉगिन आपको बनाना पड़ेगा, लॉगिन बना के ही आप इसकी बुकिंग ले सकते हैं, कर सकते हैं, सॉरी। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एयर और ट्रैवल तो आपको समझ में आ गया होगा, एयर और ट्रेन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे। जैसे ये आगे मैंने किया यहाँ पे, तो जैसे ये भोपाल की फ़्लाइट बता रहा है 9:05 पे, उसका फेयर बता रहा है, और ये रिफ़ंडेबल अमाउंट है। इसको यहाँ बुक करने पे आप इसकी बुकिंग आपकी हो जाएगी। और ये इंडिगो की फ़्लाइट है। इस तरह से एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है 9:50 पे है, जो 23:25 पे पहुंचा देगी। इसका किराया ये बता रहा है, जो फेयर है, और ये भी रिफ़ंडेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो सारी चीज़ें बता रहा है। अब आपको जब जाना हो, मॉर्निंग में, मिड डे में, नाइट में, जब आपको जाना हो, आप यहाँ पे अपना डिपार्चर सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ़्लिपकार्ट, इस तरह से फ़्लिपकार्ट ट्रैवल समझ में आया होगा। इस तरह से आपकी एयर टिकट आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों हैं बस का टिकट कैसे बुक करते हैं। तो दोस्तों वैसे बस का टिकट बुक करने के लिए तो काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी लोकल में भी काफ़ी अवेलेबिलिटी है, लेकिन फिर भी जो है आप चाहें तो रेड बस से, या फिर आप चार्टर्ड बस से, जो आपके इधर चलती हो, पेटीएम से, आप इनसे जो है अपनी बस की टिकट बुक कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप से। तो ये सभी वेबसाइट्स आपको बस टिकट भी प्रोवाइड कराती हैं। तो दोस्तों ये मैंने रेड बस का लिया हुआ है। यहाँ पर मुझे भोपाल से इंदौर के लिए मैंने डाला हुआ है। तो सर्च यहाँ पे, जैसे आप लोग फ़्लाइट और ट्रेन सर्च करते हैं, वैसे ही आप बस को सर्च करके अपने बुकिंग कर सकते हैं और अपना ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाला है, तो ये उड़ान बस सर्विस आ गया है। ये हबीबगंज से निकलेगी 1:30 पे, विजयनगर पहुँचेगी 5:30 पे, और ये स्टार्ट्स 300 इसका फेयर बता रहा है। 38 सीट्स अवेलेबल बता रहा है। आप व्यू सीट करके जहां आपको बैठना हो, आप अपना विंडो सीट बुक कर सकते हैं चाहे तो, और फिर यहाँ पे बुकिंग आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपनी बस की टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। पैन कार्ड कैसे लेते हैं। दोस्तों पैन कार्ड लेने के लिए जो है सबसे अच्छी जो वेबसाइट है, वैसे पैन कार्ड जो है पूरे गवर्नमेंट सर्विस है। तो आप जो है पैन इंडिया, पैन IND, इस पर जाकर panindia.com पर जाकर आप यहाँ पे अपने अप्लाई ए न्यू पैन, इस पर जाकर आप अपने पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और ये शायद आपसे 150 रुपीज़ चार्ज करता है। ये पैन इंडिया पे आप जाएंगे और आप यहाँ पे फिल फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, सोर्स ऑफ इनकम, एड्रेस, मिडिल नेम, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ सब मांगेगा, और पूरा फॉर्म आपसे फिल करने के लिए बोलेगा। और ये आपसे प्रूफ, जो आपके प्रूफ हैं, जैसा एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, ये आपसे डिमांड करेगा। तो आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद इसका जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा, और पेमेंट करने के बाद जो है आप अपना जो विदिन 15 डेज़ आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा और वो आपके घर पे आ जाएगा। अब दोस्तों इस बीच में अगर आपको ट्रैक करना हो कि आपका पैन कार्ड कब जनरेट हुआ, कब वहाँ से निकला, तो उसके लिए ट्रैक पैन पे आप जाकर अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। कुछ अगर कांटेक्ट आपको लगता है कि कुछ आपको कम्युनिकेशन करना है, तो आप कॉन्टेक्ट अस पे जाके कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और वो पैन कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। अब दोस्तों आते हैं पासपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों पासपोर्ट के लिए जो सबसे मतलब जो वेबसाइट है वो है passportindia.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए
और आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो गया, तो उसके बाद आप आसानी से उस लॉगिन के द्वारा आप जाकर अपने फॉर्म को भर सकते हैं और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका न्यू यूज़र जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद फिर आप यूज़र से एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आप यूज़र लॉगिन करेंगे। फिर यूज़र लॉगिन पे जाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई फॉर पासपोर्ट के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। अप्लाई फॉर पासपोर्ट करेंगे तो उसके बाद फिर आपसे वो पूरा फॉर्म के लिए बोलेगा, आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद वो आपसे अपॉइंटमेंट के लिए अवेलेबिलिटी बोलेगा कि मेरे पास ये वाले स्लॉट्स खाली हैं। उन स्लॉट्स से वो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक बार बुकिंग हो गई तो फिर आप फिज़िकली वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा के आपका पासपोर्ट वहाँ जनरेट हो जाएगा। फिर आपका कब आना है उसके लिए आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं आपके पासपोर्ट का स्टेटस। इस तरीके से आप अपने पासपोर्ट के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आधार के लिए तो आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट ने ई आधार केंद्र बनाए हुए हैं। आपके घर के आसपास भी कहीं ना कहीं आधार केंद्र होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आप इस वेबसाइट पे जाके ऐसे लोकेटेड एनरोलमेंट सेंटर, यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपके आसपास जो एनरोलमेंट सेंटर है वो आपको बता देगा। अगर आपको उस सेंटर पे अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाएगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेकर तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और इस तरह से फिर आपका आधार वहाँ जनरेट हो जाएगा। उस आधार का स्टेटस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट से uidai.gov.in से आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना आधार कार्ड किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं हम लोग कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं अभी बैठा हूँ एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में एक्चुअली मैं बैठा हूँ मध्य क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है उसका पोर्टल दिया हुआ है। इस पोर्टल पे जाके मैं अपना बिल यहाँ पे भर सकता हूँ। तो मुझे उसके लिए देखना पड़ेगा कि मेरा जो सर्विस है, मेरी जो मैं सर्विस ले रहा हूँ इस कंपनी से, वो सर्विस किस टाइप की है। तो अभी मेरी जो सर्विस है वो LT सर्विस है और मैं यहाँ पे व्यू पे बिल पे जाऊँगा तो यहाँ पे व्यू और पे बिल, व्यू पेमेंट हिस्ट्री, डाउनलोड बिल। जब मैं व्यू और पे बिल पे जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे मेरा IVRS कोड मांगेगा। IVRS का कोड जब मैं डालूंगा तो IVRS कोड कहाँ मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा बिजली के बिल के ऊपर, जो आपका पुराना वाला बिजली का बिल आया है उसके ऊपर IVRS कोड और मोबाइल नंबर डालूंगा तो वहाँ पर मुझे बिल बता देगा और उस बिल को मैं पे करूँगा। तो वो वहाँ पर मुझसे पूछेगा कि आपको पे किससे करना है, इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है, UPI से पे करना है। जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो उस पर आप क्लिक करके आपके बिजली के बिल को यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी चीज़ें हैं, सिर्फ आपको जाके एक्सप्लोर करना है। सारी चीज़ें उंगलियों पे हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोर करके आप अपना बिजली का बिल भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ऑनलाइन गैस बुकिंग, तो दोस्तों जिस तरह से आपने बाकी सारी चीज़ें करी हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इंडेन की वेबसाइट ली है क्योंकि मेरे पास इंडेन का ही कनेक्शन है। इंडेन की वेबसाइट पे जाऊँगा मैं तो यहाँ पे ये बुक योर सिलेंडर करके ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझसे वो मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। बाकी मेरा बुकिंग जो मेरा ID है, जो मेरी रजिस्टर्ड ID है वो मांगेगा। उस रजिस्टर्ड ID को डाल के मैं बुक पे क्लिक करूँगा तो मेरा LPG सिलेंडर बुक हो जाएगा और मेरी एजेंसी का नाम वहाँ पे आ जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास मतलब इसके लिए पहले आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। पहले आप ये देख लीजिएगा कि आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिएगा, उसके बाद ही आपका सिलेंडर यहाँ पर बुक हो पाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गैस की बुकिंग भी कर सकते हैं। अब आप लोग आते हैं डाउनलोड ई-बुक के ऊपर। दोस्तों आपको कोई भी बुक चाहिए हो या कोई टॉपिक चाहिए हो तो आप यहाँ से बहुत सारी वेबसाइट्स दी हुई हैं ई-बुक्स की, आप किसी भी जाके अपनी बुक्स को सर्च कर सकते हैं। और बुक की वेबसाइट को सर्च करने के लिए या कोई पर्टिकुलर बुक आपको डाउनलोड करनी है उसको सर्च करने के लिए आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। वैसे जो सबसे अच्छी वेबसाइट है वो आपके सामने मैंने दे दी है, manybooks.net। दोस्तों एक फ्री वेबसाइट है जिसके ऊपर 50,000 से ज़्यादा बुक्स अपलोडेड हैं और ये टॉपिक वाइज, ऑथर वाइज, कीवर्ड वाइज आप इस सर्च पे जाकर या इसके डेटाबेस में उन बुक्स को सर्च कर सकते हैं। और बुक अगर आपको मिल जाती है
आपको आपकी बुक यहाँ पर मिल जाती है, तो आप उसको आसानी से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं जस्ट डायल के ऊपर। दोस्तों अगर आप कहीं पर हैं और आपको पता करना है कि आसपास अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पर है या आसपास आप अच्छी मोबाइल शॉप कहाँ पर है, जिस लोकेशन पे आप खड़े हुए हैं, दोस्तों सबसे अच्छी सर्विस होती है justdial.com की। justdial.com अपने आप को बहुत अपडेट रखता है और रेगुलर इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो आप यहाँ पर जहाँ पे भी आप हैं उस लोकेशन के आसपास आपको क्या सर्च करना है, आपको बेबी केयर सर्च करना है, ऑटोमोबाइल सर्च करना है, लोन्स के बारे में सर्च करना है, होटल बुकिंग करनी है, आपको बुक्स के बारे में सर्च करना है, बस के बारे में सर्च करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको रेस्टोरेंट सर्च करना है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप कहीं पे खड़े हुए हैं और आपको अच्छा खाना खाने का मूड है, तो आप रेस्टोरेंट पे जाकर आपके आसपास अच्छे रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हैं, उनकी स्टार क्वालिटी देख सकते हैं कि कितने स्टार्स उनको मिले हुए हैं। उस स्टार्स के बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस रेस्टोरेंट में जाना है और आप उसकी सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी सर्विसेज आपके हैं, आपके आसपास आप चाहिए, अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर जाते हैं और मान लीजिए बीमार हो जाते हैं, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पे आसपास डॉक्टर्स कौन से अवेलेबल हैं, तो उन डॉक्टर्स में क्या उनकी रेटिंग है, उस रेटिंग के हिसाब से आप डॉक्टर्स को जाकर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी सर्विस है जो मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये जस्ट डायल के बारे में एक छोटी सा इंट्रोडक्शन था। अब चलिए हम आगे चलते हैं, आते हैं क्विकर OLX के ऊपर। दोस्तों ये जो है, जैसे आपके पेपर के अंदर क्लासिफाइड एड्स आते हैं, वो एड्स जो है आपको पेपर में आते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके पास मान लीजिए 4 पेपर आपकी सिटी में आते हैं, भास्कर हो गया, जागरण हो गया, नई दुनिया हो गया, या और कोई दूसरा पत्रिका हो गया। अब अगर मान लीजिए मुझे कहीं ऐड देना है, तो मैं 4 पेपर में बुकिंग ना करते हुए ऐसा पेपर का सिलेक्शन करूँगा जो सबसे ज़्यादा चलता होगा या जिसकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप होगी। तो दोस्तों अब उसमें ये रहेगा, अगर मान लीजिए मैंने पेपर में ऐड में देता हूँ, तो वो ऐड से उसी दिन के लिए लाइव रहेगा और उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा, तो मुझे एक दिन के बजाय 2-4 दिन का ऐड देना पड़ेगा। उसके लिए मुझे चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसके बजाय आप अपना ऐड जो है क्विकर या OLX पे पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों OLX पे अगर आप ऐड पोस्ट करते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पे रहता है। शायद 30 डेज़ की लिमिट रहती है, 30 डेज़ तक वहाँ पे OLX के ऊपर रहता है। आफ्टर 30 डेज़ जो है आप जो है उस ऐड को रिन्यू करा सकते हैं या फिर दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना कोई भी सामान बेचना चाहें, कोई सर्विसेज सर्च करना चाहें, तो उसको जो है आप क्विकर या OLX पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है शायद OLX तो आप सब लोगों ने यूज़ किया ही होगा। आपकी पुरानी बाइक्स बेची होंगी, स्कूटर्स बेची होंगी, पुराने कंप्यूटर्स बेचे होंगे, पुराने मोबाइल फ़ोन्स बेचे होंगे। तो अगर आप की कोई चीज़ पुरानी हो गई है, घर में फालतू पड़ी हुई है, उसको आप सेल करना चाहते हैं, तो आप उसका ऐड OLX पे अपलोड कर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको रिस्पांस 101% मिलेगा, क्योंकि जितने भी बायर्स हैं वो भी यहीं पे सर्च करते हैं जिसको पुराना लेना होता है, और जितने सेलर्स हैं वो भी लगभग आजकल जो है OLX सर्च करने लगे हैं। तो ये जो है OLX फ्री में 5 ऐड पोस्ट करवाता है, 5 ऐड के बाद आपसे चार्ज लिया जाता है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आप क्या क्या आपको बेचना है और किस कैटेगरी में बेचना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप OLX पे जाके अपना क्लासिफाइड भी बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं सुलेखा.com के ऊपर। सुलेखा भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसके अंदर आप अपने बिज़नेस को लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक तो हम लोग जितने भी मैं वेबसाइट्स बता रहा था आपको, इसमें जो है आपसे पर्टिकुलर रिलेटेड थे, पर जैसे आपका बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को लिस्ट कराना चाहते हैं, तो ये जो है आप सुलेखा.com पर जाकर अपने बिज़नेस को लिस्ट कर सकते हैं। और ये बिज़नेस लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक 500 कैप्स चाहिए, मुझे 500 कैप्स चाहिए, तो अब मैं जाऊं बाज़ार, किसी से भाव करूं, इसकी बजाय मैं सुलेखा.com पर जाऊंगा और मैं यहाँ पे कैप के डीलर्स को ढूंढूंगा और कैप का डीलर्स का नंबर लूँगा और नंबर लेकर मैं उनको कॉल करके पूछूंगा, भाई आप 500 कैप्स मुझे चाहिए, आप कितने में दे सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट तरीका है ढूंढने का, एक्सपर्ट्स को ढूंढने का। यहाँ पे अपने ऐड भी पोस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मेरे पास 10,000 का लॉट है
या मेरे पास एक लॉट आया हुआ है कैप्स का जिसमें 10,000 कैप्स हैं, तो मैं अपना ऐड यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो जो ऐड है वो यहाँ पे बिजनेसमैन्स को दिखेगा जो इससे रिलेटेड है। इस तरीके से मैं अपने बिज़नेस को लिस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से बिज़नेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब दोस्तों ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है, क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। सर्वर का मतलब होता है सर्व करने वाला, जो कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी क्वेश्चन को सर्व करता है वो सर्वर है। और क्लाइंट का मतलब होता है आस्क करने वाला, जो कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, सर्वर से पूछता है, तो वो क्लाइंट होता है। तो हमेशा क्लाइंट जो रहता है वो आस्क करता है, क्लाइंट्स क्वेश्चंस जनरेट करता है और उसका रिस्पॉन्ड करना सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितना भी डाटा रहता है वो सर्वर में रहता है और क्लाइंट्स जो हैं उसके अंदर उस डेटा को डिमांड करते हैं। इस तरीके से हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डिपेंड करता है। सर्वर बहुत टाइप के हो सकते हैं, न्यूज़ सर्वर हो सकता है, प्रिंट सर्वर हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है। जिस सर्विस के लिए चाहें उस सर्विस के लिए आप सर्वर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास सिस्टम, आपके पास जो है 20 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं लैब में, और मान लीजिए आपका प्रिंटर एक ही है, और अगर आप चाहते हैं कि जो भी बंदा बैठा हुआ है वो उसको प्रिंट करे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हर कंप्यूटर पे प्रिंटर लगा दिया जाए। तो आप क्या करोगे, आप एक प्रिंट सर्वर बना लोगे, बंदा वहाँ से रिक्वेस्ट डालेगा, वो प्रिंटर उसको प्रिंट करेगा, तो वो आपका प्रिंट सर्वर हो गया। तो ये भी क्लाइंट सर्वर हो गया आपका, बंदा बोलेगा सर्वर ने, तो ये तो आपका प्रिंट सर्वर हो गया। आप प्रिंट सर्वर, जैसे आप चाहते हैं कि आपका फाइल सर्वर बने, तो फाइल सर्वर में क्या होता है, आप सारी फाइल्स एक जगह रख देंगे और क्लाइंट जो है उन फाइल्स के लिए डिमांड करेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो आपका फाइल सर्वर हो गया। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बहुत टाइप के क्लाइंट और सर्वर, बहुत टाइप के सर्वर्स बनते हैं। जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सर्वर सर्व करता है, ठीक है, जो भी प्रोसेस, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास, जो क्वेश्चन उसके पास आता है, सर्वर उसको सर्व करता है, और क्लाइंट जो है क्वेश्चन रेज करता है, सर्वर उसको सर्व करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको पसंद आया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा आपके पिक्चर के द्वारा समझाया हुआ, ये सर्वर है, सब क्लाइंट्स इससे डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो डिमांड आती है, सर्वर का काम होता है उसको पूरा करना, और ये सभी जो है TCP/IP कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से पूरा हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चलता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब दोस्तों इसमें जो है मैं सिलेबस पर एक बार फिर से आना चाहूँगा। मैं आपको सिलेबस में कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस था ना, वो जो है उसके अंदर जो है, देखिए यहाँ पे जो है टेलनेट दिया हुआ है, टेलनेट है, और ये FTP एंड इट्स यूजेस है सिलेबस में। लेकिन मैंने इस वीडियो में टेलनेट को डिस्कस नहीं किया हुआ है और FTP को भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं इसको पहले वाले यूनिट में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर पहले वाले वीडियोस में, पहले वाले फर्स्ट यूनिट में आपको टेलनेट भी मैंने डिस्कस किया है और FTP भी डिस्कस किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ आप टेलनेट और FTP के बारे में उसमें देखिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये मेरी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको देखें, पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको देखें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।